हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर सेशन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंडिया में 1950 से लेकर 1990 तक किस तरह का था और गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए किस किस तरह के रिफॉर्म्स का अनाउंसमेंट किया, ये बात आप आज सीखेंगे और हम इसको डिस्कस करके ये मजबूत करेंगे कि हमारे इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर आज़ादी के बाद किस तरह से डेवलप हुआ या उसमें क्या कमियां रह गई थी। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली चीज आपको यह जानना चाहिए कि हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 में भी इसका डिस्कशन किया है, यानी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस भी जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर के फीचर्स को समझा। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। तो एक बार फिर से यहाँ पर हम फीचर्स पर नजर डालेंगे, फीचर्स के साथ हम प्रॉब्लम्स को कनेक्ट करेंगे और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। राइट, सो फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे पहली बात, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के साथ सबसे पहली समस्या यह है कि हम बड़े प्रिमिटिव मेथड्स यूज करते हैं, प्राइमरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट और हमारी प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत कम होती है। आउटपुट और प्रोडक्टिविटी, यानी आउटपुट मतलब प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी मतलब एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस गुड्स, राइट, ये दोनों ही बहुत कम पाई जाती है। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट चैलेंज हमारे सामने। प्रोडक्टिविटी और आउटपुट दोनों बहुत लो था, जिसको इंप्रूव करने की कोशिश की जानी चाहिए थी। राइट, नेक्स्ट इसमें कैरेक्टर पढ़ेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एक ऐसी बेरोजगारी जिसके बारे में फार्मर या कोई भी व्यक्ति जो डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड है उसे मालूम ही नहीं पड़ता। वो सोचता है कि भाई वो एम्प्लॉयड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको मालूम ही नहीं है कि वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। एक एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे, जहां पर एक एग्रीकल्चरल लैंड है और इस एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर 5 लोग काम कर रहे हैं। 5 फार्मर्स आर वर्किंग ऑन दिस एग्रीकल्चरल लैंड एंड टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है, मान लीजिए 100 केजी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। एक टेंटेटिव एग्जांपल हमने ले लिया, टोटल आउटपुट इज 100 केजी हमने ग्रेन्स प्रोड्यूस किया बाय एम्प्लॉइंग 5 लेबरर्स, यानी 5 वर्कर्स ऑन दैट फार्म लैंड। ठीक है जी, अभी यहां पर 2 वर्कर्स, 2 फार्मर्स कहते हैं कि भाई हम भी आपके इस एग्रीकल्चर लैंड को ज्वाइन करेंगे, हम भी फार्मिंग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब टोटल ऑक्यूपेंसी हो जाती है 7 फार्मर्स की, जो कि पहले 5 फार्मर्स थे, अभी 7 फार्मर्स काम कर रहे हैं। लेकिन इन 2 फार्मर्स को एम्प्लॉय करने के बाद भी आपका टोटल आउटपुट कितना है, 100 केजी है। यानी 5 वर्कर लगा रहे थे तो भी आउटपुट कितना मिल रहा था, 100, और अभी 7 वर्कर काम कर रहे हैं तो भी आउटपुट बन रहा है 100। इसका मतलब है कि ये जो नेक्स्ट एक्स्ट्रा जो 2 लोग आए हैं, इनका आना और ना आना बराबर है। यानी यहां पर एक मैं टर्म लिखता हूं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सरप्लस लेबर इज 0। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सरप्लस लेबर इज 0, यानी जो नेक्स्ट वर्कर, एडिशनल वर्कर यहां पर आ रहे हैं, उनका आना और ना आना टोटल आउटपुट में कोई फर्क नहीं डालता। यानी यहां पर ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई ये एक बेसिक समस्या है। सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर के साथ ऑक्यूपाइड होते हैं, लेकिन जब हम बहुत मतलब इंटेंसिवली एग्जामिन करते हैं चीजों को, तब पता चलता है कि भाई आप ज्यादा लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट बहुत थोड़े से लोगों के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। सो ये एक प्राइमरी समस्या आपके देश के अंदर है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट is distinct characteristic of Indian agriculture and this reflects backwardness and poverty। ठीक है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर यू आर वर्किंग ऑन अ पीस ऑफ लैंड और जितने वर्कर्स की जरूरत है उससे ज्यादा वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं। जितने वर्कर्स की जरूरत है उससे ज्यादा वर्कर्स वहां पर एम्प्लॉयड हैं। दैट सिचुएशन इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
ठीक है ना। इसके साथ एक समस्या जुड़ती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। हमारे इंडिया में जो फार्मिंग की जाती है वो अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए किया जाता है, जस्ट टू सिक्योर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट मतलब आप फार्मर्स हैं, फार्मर फार्मिंग करेगा अपनी फैमिली के भरण पोषण के लिए, यानी अपनी फैमिली के फूड सिक्योरिटी के लिए। उसका कभी भी मेंटालिटी रहता नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट को, अपने आउटपुट को बाजार में बेचे और प्रॉफिट कमाए। ठीक है, सो ये तीसरा कैरेक्टर एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज फार्मिंग का जो प्राइमरी एम है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, सबसिस्टेंस ओरिएंटेड फार्मिंग है। ठीक है, इसके बाद आइए लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। मॉडर्न इनपुट्स जैसे केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हो गए। ठीक है, ये सारी सुविधाएं यानी जो मॉडर्न इनपुट्स आज की डेट में हम देख रहे हैं साइंटिफिक फार्मिंग के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, ये मॉडर्न इनपुट्स उस जमाने में लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। उस जमाने मतलब हम बात कर रहे हैं 1950 से 1990 की, यानी उन 40 इयर्स में फार्मर्स मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका आउटपुट और जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी वो भी कॉम्प्रोमाइज होती थी। बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। ठीक है, मॉडर्न इनपुट्स यूज करोगे तभी प्रोडक्शन होगा, तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। राइट, अगला यहां पर आता है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, मतलब हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, यहां फार्मिंग एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। अकॉर्डिंगली क्रॉप प्रोडक्शन भी हाईली अनसर्टेन हो गया। भाई बारिश अच्छी होगी, हार्वेस्ट अच्छा होगा, बारिश अच्छी नहीं है, आउटपुट यानी हार्वेस्ट अच्छा नहीं है, और आपकी प्रॉस्पेरिटी भी क्वेश्चनेबल है, आपकी प्रॉस्पेरिटी भी डाउटफुल है। ठीक है, सो देयर इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, हैवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। ठीक है, नेक्स्ट वन प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, एज वी डिड इट अर्लियर ऑल्सो, कि भाई हमारा बेसिक इनपुट हम यूज कर रहे थे, प्राइमरी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, मॉडर्न इनपुट यूज नहीं कर रहे थे। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर जो फार्म आउटपुट है वो सिर्फ इतना ही हो पाता था कि हम अपने देश के लोगों का मतलब उनका फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाए, और कई बार तो अच्छे हार्वेस्ट ना होने की वजह से हम अपने लोगों की फूड सिक्योरिटी भी मैनेज नहीं कर पाते थे। ठीक है, सो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी भी एक कारण है, यहां समझेंगे। There are plenty of instances where bulls plow the field rather than tractors. ठीक है, जहां पर हम एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे लैंड प्लोइंग के लिए, लैंड प्लो करते हैं कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, जब सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है तो लैंड प्लोइंग के लिए यूजुअली आज की डेट में मशीन्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, लेकिन उस जमाने में एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था, बुल्स का इस्तेमाल किया जाता था, बैलों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये दर्शाता है एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहां पर स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग। हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के साथ एक समस्या और जुड़ी हुई है। हमारे फार्मर्स के पास में जो जमीनें हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में, पैचेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह पर कंसोलिडेटेड लैंड होल्डिंग हमारे पास में नहीं है। नतीजा यह होता है कि आउटपुट मिलता है कम, कॉस्ट और एफर्ट लगता है कंपैरेटिवली ज्यादा। ठीक है, तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग ये आपके लिए समस्या है। ठीक है, और ये स्मॉल होल्डिंग की वजह से ना आप ज्यादा ग्रोथ भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि फार्म आउटपुट के लिए जो मैकेनाइजेशन है यानी जो मशीनों का इस्तेमाल है वो भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब सोच के चलिए, एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े पे आप कहते हैं मैं मशीन्स लगाऊंगा, मैं ट्रैक्टर लगाऊंगा, बट ट्रैक्टर का इस्तेमाल उस छोटे से एरिया में पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अगर मशीन्स आप यूज कर रहे हो, मैकेनाइजेशन कर रहे हो, तो उसके लिए लैंड बेस आपके पास कंसिडरेबली लार्ज होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं होगा तो नतीजा आप आउटपुट बढ़ाना भी चाहते हो लेकिन मशीन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दैट फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। ठीक है ना, तो बड़ी समस्या है फार्मर्स के साथ में। एंड मार्जिनल फार्मर्स कंटिन्यू टू व्यू फार्मिंग एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस रादर देन एंटरप्राइज। और जो छोटे किसान होते थे ना, उनके पास छोटी सी जमीन थी, वो क्या बोलते थे, कहते सर इस छोटी सी जमीन में इतना आउटपुट बन जाए जो हमारे फैमिली के लिए सिक्योर हो जाए, फूड सिक्योरिटी मिल जाए, हम सर बाजार में बेच ही नहीं पाएंगे, हमारे पास इतनी सी जमीन पे इतना आउटपुट ही नहीं बन पाता कि हम ये सोचें कि हम बाजार में बेचेंगे। तो कमर्शियल आउटलुक ना होना ये भी एक वजह थी कि लोगों के पास में छोटे छोटे पैचेस में, टुकड़ों में जमीनें हुआ करती थी। ठीक है, देन इसके साथ में हम चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, समस्याएं। ये तो अभी हमने कैरेक्टर पढ़ा, अब कनेक्ट करते हैं समस्याओं से। ठीक है, पहली समस्या यहां पर
लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। जब आप एक सीड सो करते हो, सीड जब ग्रो होता है तो उसमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट आती है, सिंचाई यानी पानी चाहिए होता है। ठीक है, अब ये पानी की सुविधा अगर ना मिले तो वो जो क्रॉप है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती और आपका इन्वेस्टमेंट खराब हो जाता है। ठीक है, आज भी इंडिया के सिर्फ 45% एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग ऐसे हैं जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी है। अदरवाइज 55% एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग को आज भी बारिश का इंतजार करना पड़ता है अपने आउटपुट और अपने प्रोडक्शन करवाने के लिए। ठीक है, 45% मैं एट प्रेजेंट बात कर रहा हूं, 45% एग्रीकल्चर लैंड एरिया है जहां पर परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन की सुविधा है। रेस्ट 55% एग्रीकल्चर लैंड आज भी आसमान की तरफ देखता है कि बारिश होगी तब उनकी फसल अच्छी होगी, उनकी इनकम अच्छी होगी। ठीक है ना। सो ये पहली समस्या है, परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन हमारे सामने नहीं है। राइट, क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, वी नो इट वेरी वेल। परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन आर एक्सट्रीमली डेफिशिएंट, बहुत ही कम है। राइट, स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चरल आउटपुट रिक्वायर्स परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन and that are developed across all the parts of country, but that should be developed, है ना। हम कह रहे हैं होना चाहिए, बट है कितना, सिर्फ महज 45%। राइट, सो दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम। अब पढ़ते हैं डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। आपने कहा कि सर आप ना बुल्स का इस्तेमाल क्यों करते हो, ट्रैक्टर यूज करो, थ्रेशर यूज करो। भैया पैसा चाहिए, ठीक है, और फार्मर्स के पास में डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस एक कॉमन सीन है, कॉमन सिनेरियो है। और फार्मर्स को बैंक लोन भी नहीं देता, क्यों? क्योंकि बैंक पूछता है फार्मर से कि आपका एनुअल इनकम कितना है, और ये फार्मर कहता है सर मुझे नहीं पता, बारिश बताएगी कि मेरा एनुअल इनकम कितना है। तो आप सोचिए ऐसे किसानों को बैंक लोन देगा क्या, जिनकी इनकम स्टेबल नहीं है? बैंक तो ये इंश्योर करेगा ना कि बैंक आपको पैसा दे रहा है तो उसका पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो फार्मर्स जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं खास तौर पर, वो केमिकल फर्टिलाइजर और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स या मॉडर्न इनपुट्स क्यों नहीं एक्वायर कर पाते थे? क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं था। तो डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस ये भी एक समस्या है। और जो फार्मर्स बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होते थे, बहुत ही ज्यादा नीडी होते थे, ठीक है, तो उनको बैंक से लोन ज्यादा नहीं मिल पाता था, तो वो कहां पर लैंड करते थे? अपने रिच लैंडलॉर्ड्स के पास, अपने ही एरिया में मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड्स से वो लोन ग्रैब करते थे और एग्जॉर्बिडेंटली हायर इंटरेस्ट पे करते थे। मैं कहता हूं हाईएस्ट इंटरेस्ट पे करते थे। ठीक है, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 7-8% पर एनम है ना, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% मिनिमम होता था और मैक्सिमम 50% तक होता था। तो आप सोच के चलिए फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन किस हद तक, किस एक्सटेंट तक हो रहा था। ठीक है, सो यहां पर हम बात कर रहे हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर उनकी डिपेंडेंस ज्यादा थी। रिच लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स से वो लोग लोन ग्रांट करते थे, लोन वहां पर ग्रैब करते थे। और ये जो लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स हैं, दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस यानी जो बैंक्स हुआ करते थे इज एक्सट्रीमली स्कार्स इन रिलेशन टू द नीड्स ऑफ द फार्मर। जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस होते थे, जो इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात अगर हम कर रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक्स एक तो रूरल एरियाज में ज्यादा है नहीं, और जो है भी वो फार्मर्स को प्रॉपरली लोन ग्रांट नहीं कर रहे थे। नतीजा डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस एक प्रीमियम प्रॉब्लम बनी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वेंशनल आउटलुक। फार्मर का जो नजरिया यानी जो आउटलुक है वो सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड है। फार्मर कभी भी अपने एग्रीकल्चर लैंड को एज अ बिजनेस वेंचर कंसीडर नहीं करता। यानी एक वो ऐसा फार्मिंग को ये कहता है कि फार्मिंग मेरा धर्म है और ये मैं करता हूं अपने परिवार के लिए, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, एंड दैट्स ऑल। वो कभी भी फार्मिंग को एज अ बिजनेस या एज एन एंटरप्राइज कंसीडर नहीं करता, और इसी सोच की वजह से उनकी इनकम मल्टीप्लाई नहीं हो पाती। ठीक है, तो यहां पर चेक करेंगे, conventional outlook towards farming is yet another problem of Indian agriculture. Despite innovative farm technology and farm management practices, Indian farmer, ध्यान से पढ़िएगा, Indian farmer continues to rely on conventional wisdom. यानी he continues to consider farming more as a means of subsistence and less as a means of business venture. वो ज्यादातर फार्मिंग को क्या मानता है कि भाई मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है, अपने गुजारे के लिए यहां से मुझे फूड मिलेगा, मैं बिजनेस नहीं मानता फार्मिंग को। ठीक है ना, तो ये एक सोच है जिसकी वजह से
फार्मर्स की इनकम कभी बढ़ नहीं पाती और वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग। ये जो अभी पहले मैंने फीचर में पढ़ाया था, छोटे छोटे टुकड़ों में जमीनें हैं जिसकी वजह से फार्मर ज्यादा मॉडर्न इनपुट भी नहीं हायर कर पाता और वो इतना आउटपुट भी नहीं बना पाता कि वो बाजार में बेच सके। ये दो चैलेंजेस हैं साथ में कनेक्टेड। फ्रेगमेंटेड छोटे छोटे पैचेस में, टुकड़ों में जमीनें हैं, इस वजह से ये समस्या पैदा होती है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सप्लॉयटेटिव अग्रेरियन रिलेशनशिप। फार्मर की जमीनों पर उसका अधिकार जो है वो नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि फार्मर्स की जमीनों पर रिच लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स का कब्जा है। फार्मर जब उसको पैसे की जरूरत थी तो इसने अपनी लैंड मॉर्गेज पर फार्मर्स को, रिच लैंडलॉर्ड्स को दे दिया। रिच लैंडलॉर्ड्स अब इनकी जमीन को अपने कब्जे में करके इनसे फार्मिंग करवाते हैं। अब ये जो फार्मर जिसने लोन लिया है उसकी हालत क्या है? ये कुछ दिनों पहले तो अपनी जमीन पर अपने एग्रीकल्चर लैंड का मालिक हुआ करता था, ओनर हुआ करता था। आज लोन लेने के बाद यही फार्मर अपनी ही जमीन पर फार्मिंग कर रहा है एज अ टेनेंट। क्यों? क्योंकि लोन लेने के बाद में इसने अपनी जमीन को मॉर्गेज पर रखवा दिया, गिरवी रखवा दिया। ठीक है, तो ये एक डिफेक्टिव एग्रेरियन रिलेशन है। जो टिलर ऑफ द सॉइल है, जो कल्टीवेटर है, वही अपने इंसेंटिव को नहीं ग्रैब कर पा रहा है। ठीक है, पढ़िए इसको। अग्रेरियन रिलेशन रेफर्स टू द बिजनेस रिलेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट्स। मोस्ट लैंडलॉर्ड्स आर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड वो होते हैं जो फार्मिंग करते ही नहीं, ना के बराबर फार्मिंग करते हैं। ठीक है, दे रिलाई ऑन रेंटल इनकम कि भाई मेरे लिए आप फार्मिंग करिए और जो भी पैदावार होगी, जो भी आउटपुट निकलेगा, उसमें से मेरे को इतना दे दीजिएगा, मैं आपको आपकी मेहनत का पैसा दे दूंगा। ठीक है, दे रिलाई मोस्टली ऑन रेंटल इनकम। दे टेंड टू एक्सप्लॉइट टेनेंट्स हु आर द एक्चुअल कल्टीवेटर ऑफ सॉइल बाय वे ऑफ हाई रेंट एंड रिलेटेड चार्जेस। ठीक है जी, बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करके उनका जो टिलर ऑफ द सॉइल है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। मतलब गवर्नमेंट ने ये देखा जो लैंड है वो टिलर उस पर कल्टीवेशन कर रहा है, कल्टीवेटर टिलर है, लेकिन उसको उसकी मेहनत का इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये डिफेक्टिव एग्रेरियन रिलेशन भी एक समस्या यहां पर बनती है। ठीक है जी, इसके बाद लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। सब कोई अपनी मनमानी करते थे। एग्रीकल्चर मार्केट मतलब जहां पर बाजार किसानों के प्रोडक्ट्स को खरीदता है, उसको हम एग्रीकल्चर मार्केट बोलते हैं। हिंदी भाषा में कस्टमरी बिजनेस लैंग्वेज में इसको मंडी कहा जाता है। ठीक है ना, तो मंडियां मतलब वो एग्रीकल्चर होलसेल बाजार है जहां पर फार्मर अपने प्रोडक्ट को ले जाकर बेचता है। लेकिन हालात क्या है कि वहां पर हर कोई अपनी अपनी मनमानी कर रहा है। ठीक है, मतलब मार्केट ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो एक फार्मर जो कभी कमर्शियल फार्मिंग के बारे में सोचे भी ना, तो जब वो आउटपुट बेचने जाता है बाजार में, उसको सही रेट नहीं मिलता, जिसकी वजह से अगेन उसकी इनकम कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। ठीक है, सो लैक ऑफ मार्केटिंग सिस्टम। अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स कंटिन्यू टू सेल देयर आउटपुट इन द लोकल मार्केट एट वेरी रिड्यूस्ड प्राइस। ठीक है, तो ज्यादातर जो किसान हैं अपने लोकल बाजारों में ही अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत कम कीमतों पे। ठीक है, ये समस्याएं आपने पढ़ी हैं एग्रीकल्चर मार्केट की, एग्रीकल्चर सिस्टम की, और अब हम इन समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे, यानी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पढ़ेंगे।